तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उससे पहले आप इस वीडियो लेक्चर को रोकिए और ये सोचिए कि आखिरकार हमें किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या कारण था कि हमें एक लैंग्वेज, एक भाषा बनानी पड़ी? इसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा। तो वीडियो लेक्चर को पॉज करिए और सोचिए, उसके बाद फिर वीडियो लेक्चर को प्ले करिए। तो आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें आखिरकार किसी भी लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी? नीड ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले हम देखते हैं हमें किसी भी लैंग्वेज को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जब आप ये जान जाएंगे तो आप धीरे धीरे चीजें इससे लिंक होती चली जाएंगी, फिर आपको पता चलेगा हमें ग्रामर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये जो है हमें बताएगा। तो सबसे पहले हमें लैंग्वेज देखना पड़ेगा, हमें लैंग्वेज को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो लैंग्वेज को बनाने की जरूरत हमें पड़ी कम्युनिकेशन के लिए। देखिए, अगर आपको किसी से बात करनी है, वार्तालाप करनी है, तो आप किसी न किसी लैंग्वेज में ही करेंगे, चाहे फिर वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाइनीस हो, फ्रेंच हो, कोई भी एक लैंग्वेज में आप उससे बात करेंगे। तो मतलब आपको करना क्या है, आपको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करना है किसी और से, इसके लिए आपको एक लैंग्वेज की जरूरत है, इसलिए आपको एक लैंग्वेज बनाने की जरूरत पड़ी। आखिरकार ये कम्युनिकेशन क्या है, हमने देख लिया। कम्युनिकेशन के लिए तो हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, लेकिन कम्युनिकेशन में हम करते क्या हैं? तो आइए समझते हैं आप किसको, कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन में आप सिर्फ दो ही चीजें करते हैं। एक तो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं और उस इंफॉर्मेशन का टाइम बताते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कब की है। कोई भी इंफॉर्मेशन तीन टाइम की हो सकती है, या तो वो पास्ट की हो सकती है, प्रेजेंट की हो सकती है, या फ्यूचर की हो सकती है। यानी कि आप उसका टाइम बताएंगे और एक इंफॉर्मेशन देंगे। चलिए इसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे ये आप हो और ये आपका दोस्त है सोहन, और आप सोहन से कहते हैं राम वाज अ वेरी गुड प्लेयर। तो इसमें आपने क्या कहा, इस कम्युनिकेशन में आपने क्या कहा है सोहन से? सोहन को आपने एक इंफॉर्मेशन दी है और उसका टाइम बताया है। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन है राम के अच्छे प्लेयर होने की। राम वाज अ वेरी गुड प्लेयर, राम एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था। तो आपने एक इंफॉर्मेशन दी राम के अच्छे खिलाड़ी होने की, और साथ में उसका टाइम बताया कि ये इंफॉर्मेशन कब की है। तो इसका टाइम क्या बताया आपने? बाज के द्वारा आप इसका टाइम बता रहे हो। यानी एक ये बाज क्या, एक वर्ब है। आगे जाके हम इसको देखेंगे, वर्ब सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। तो बाज यानी वर्ब के द्वारा आप इसको बता रहे हैं राम वाज अ वेरी गुड प्लेयर। तो बाज से आप टाइम बता रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है राम के एक अच्छे खिलाड़ी होने की इन्फॉर्मेशन, ये पास्ट की है। इसी की जगह अगर इज होता तो बाकी सब कुछ सेम था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कहाँ की हो जाती, प्रेजेंट की हो जाती, क्योंकि अब आप सोहन से कह रहे होते राम इज अ वेरी गुड प्लेयर, राम एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, प्रेजेंट में है। और जबकि ये जो पुराना सेंटेंस है राम वाज अ वेरी गुड प्लेयर, ये बोल रहा था कि राम एक अच्छा खिलाड़ी था। सब कुछ सेम है यहाँ पे। देखिए, सिर्फ हमने एक वर्ड को चेंज किया और उससे जो है टाइम चेंज हो गया, और उस टाइम चेंज हो गया। तो वास्तव में आप कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, आप एक इंफॉर्मेशन देते हैं और उसका टाइम बताते हैं। ये दो ही काम आप कम्युनिकेशन में करते हैं, और उसके लिए आपको चाहिए क्या, लैंग्वेज। पर एक बार फिर सोचिए, क्या लैंग्वेज के बिना आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्या? आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते क्या? तो देखिए, पहले इसे समझने के लिए हम कम्युनिकेशन को और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन का वास्तव में मतलब क्या है? अभी तो आपने ये देखा कि कम्युनिकेशन में हम करते क्या है। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन का वास्तव में मतलब क्या है। कम्युनिकेशन का वास्तव वास्तव में मतलब है किसी की बात को समझना। जैसे अगर सोहन आपसे कुछ कहता है तो उसकी बात को समझना और उसी सेंस में समझना, उसका वही मतलब निकालना जो वो आपसे कहना चाहता है, और अपनी बात को किसी को समझाना। मतलब आप सोहन से कुछ कह रहे हो तो अपनी बात को सोहन को समझाना, और उसी सेंस में, उसी मतलब में समझाना जो आप उससे कहना चाहते हैं। तब जो है कम्युनिकेशन क्या होता है, सफल होता है। मान लीजिए आप कुछ और कह रहे थे और सोहन ने समझ लिया कुछ और, तो क्या आप का जो कम्युनिकेशन है वो सफल हुआ?
नहीं हुआ, क्योंकि आप कहना कुछ चाहते थे और सोहन ने समझा कुछ और। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? किसी की बात को समझना और अपनी बात को समझाना उसी सेंस में, उसी मतलब में। ये होता है वास्तव में कम्युनिकेशन का मतलब, एक सफल कम्युनिकेशन का मतलब। अब हमने बोला था कि अगर भाषा नहीं होती, लैंग्वेज नहीं होती, तो क्या हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते? देखिए, फिर भी आप कम्युनिकेशन कर पाते, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा चांसेस थे कि मिसकम्युनिकेशन होने का। मिसकम्युनिकेशन मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सफल नहीं हो पाती और वो गलत हो सकती थी, इसके बहुत ज्यादा चांसेस थे। ऐसे भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, और आपके घर में एक पालतू डॉग है, ठीक है, और आपका जो डॉग है आज जो है घर से बाहर है, ठीक है, मतलब घर से बाहर चला गया है और शाम को वापस आता है और आप देखते हो कि वो रो रहा है, उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे हैं, ठीक है, और सुबह से आप उसको खाना नहीं दे पाए क्योंकि वो घर से बाहर चला गया था। तो वास्तव में ये, आप जब उस डॉग को देखोगे तो आप क्या समझोगे कि ये जो डॉग है वो या तो भूखा होगा, या इसको कोई चोट लग सकती है, किसी ने मार दिया है इसलिए ये रो रहा है। लेकिन वास्तव में आप ये पक्के तौर पर ये बता सकते हो क्या ये भूख से रो रहा है या फिर ये चोट से रो रहा है? तो आप इन दोनों सिचुएशन में कंफ्यूज रहोगे कि ये भूख से रो रहा है या चोट से रो रहा है, ठीक है। तो देखिए, जो एनिमल्स होते हैं उनको कोई लैंग्वेज नहीं आती, फिर भी वो आपस में काफी हद तक कम्युनिकेट कर पाते हैं। और ठीक इसी तरह आप भी एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। कैसे कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं? आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनके बिहेवियर को समझते हैं और उससे काफी हद तक आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन इसमें मिसकम्युनिकेशन की जो है संभावना बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है? देखिए, इसी में हमने देखा कि आपका जो डॉग था वो रो रहा था और आप ये सोच रहे थे या तो ये भूख से रो रहा है या ये घर से बाहर गया था तो किसी ने मारा होगा इसलिए रो रहा है। लेकिन आप पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये किस कारण रो रहा है। वहीं पे अगर इस डॉग को लैंग्वेज आती होती, ये बोलता होता, तो ये बोल के बता सकता था कि मैं चोट से रो रहा हूँ, चोट के कारण रो रहा हूँ, या मैं भूख के कारण रो रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे काम आती है क्या? लैंग्वेज। लैंग्वेज के कारण एक सफल कम्युनिकेशन हो पाता है। जिस ये जो कारण यही कारण था कि हमें लैंग्वेज बनाने की, एक भाषा बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन सफल बनाना था। एक ही बार में आप अपनी बात को सफल तरीके से समझा सकें, आपका कम्युनिकेशन सफल हो सके, उसके लिए एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज की जरूरत थी। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया। हमने क्या समझा कि हमें जो लैंग्वेज है उसकी जरूरत एक कम्युनिकेशन को सफल बनाने के लिए पड़ी। और जो लैंग्वेज है वो किस तरह से एक कम्युनिकेशन को सफल बना पाती है, ये आपने सोचा है कभी? सोच कर देखिए, लैंग्वेज ऐसा क्या करती है जिससे आपका कम्युनिकेशन जो है सफल बन जाता है। आप कोई बात कहते हैं और एक ही बार में आपका कम्युनिकेशन सफल हो जाता है, क्योंकि आप जो कहते हैं सामने वाला वही समझता है जो आप कहना चाहते हैं। और सामने वाला कुछ कहता है, आप उसकी बात को एक ही बार में समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। तो लैंग्वेज ऐसा क्या करती है जिससे आपका कम्युनिकेशन जो है वो सफल बन जाता है? इसमें कुछ कुछ तो होता होगा। आखिर क्या इसके पीछे कारण है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, जो भी लैंग्वेज होती है, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो और इंग्लिश हो या कोई अदर लैंग्वेज हो जो बोलचाल के लिए आप यूज करते हैं या लिखने के लिए, तो उसकी ग्रामर जरूर होती है। ग्रामर का होना जरूरी भी है। उसका होना जरूरी क्यों है? क्योंकि ग्रामर ही वो चीज है जो लैंग्वेज को एक ऐसा सिस्टम बनाती है जिससे कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो सफल बन पाए। तो ग्रामर ऐसा क्या काम करती है जिससे आपकी जो लैंग्वेज है वो एक सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? एक सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन। वास्तव में लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज सिर्फ एक माध्यम है कम्युनिकेशन करने का। लैंग्वेज क्या है? सिर्फ एक माध्यम है कम्युनिकेशन करने का। कम्युनिकेशन के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, इसलिए लैंग्वेज को हमने एक ऐसा माध्यम बनाया जिससे हम एक सफल कम्युनिकेशन कर सकें। कम्युनिकेशन में क्या करते हैं? कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसका टाइम बताते हैं, जिससे दोनों के बीच, जो दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके बीच में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो पाती है।
और लैंग्वेज को एक सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन कौन बनाता है? उसकी ग्रामर। तो चलिए अब हम देखेंगे किसके बारे में, ग्रामर के बारे में, कि ग्रामर जो है लैंग्वेज को एक सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसे बनाती है। अब देखते हैं हम ग्रामर के बारे में। ग्रामर किस तरह से एक लैंग्वेज को एक सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन बना देती है, कम्युनिकेशन करने का माध्यम जो कि एक ही बार में आपका सफल कम्युनिकेशन करा देता है। कैसे? देखिए, ये आप हूं और ये आपका दोस्त है सोहन। तो आप जो है सोहन से कहना चाहते हैं कि रोहन ने ना रिया को मारा, रिया को मारा। तो आप सोहन से क्या कहना चाहते हैं? रोहन हिट्स रिया। आप ये सेंटेंस जो है सोहन से कहना चाहते हैं। क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं तो हम ज्यादातर चीजें इंग्लिश में ही पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम यहीं पे वही सेंटेंस ले रहे हैं। तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, रोहन हिट्स रिया, रोहन ने रिया को मारा। लेकिन आप क्या करते हैं, आपने ग्रामर का सही उपयोग नहीं किया और आप सोहन से कहते हैं कि रिया हिट्स रोहन। आप सोहन से ये कहते हैं। तो तो आप खुद सोचिए, आप जो कम्युनिकेशन करना चाहते थे सोहन से, क्या वो सफल हो पाए? क्या सोहन ने वही समझा जो आप कहना चाहते थे? क्या सोहन ने वही समझा? नहीं समझा होगा, क्योंकि आपने बोला है रिया हिट्स रोहन, रिया हिट्स रोहन, और आप कहना चाहते थे रोहन हिट्स रिया। लेकिन आपने जो बोला है रिया हिट्स रोहन, उसका मतलब तो ये निकलता है कि रिया ने रोहन को मारा और आप कहना चाहते थे रोहन ने रिया को मारा। तो आपने यहाँ पर गलती क्या की है? गलती आपने ग्रामर की है। आपका जो सब्जेक्ट था रोहन, जो और जो ऑब्जेक्ट था रिया, आपने उन दोनों को आपस में चेंज कर दिया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। यही तो किया आपने यहाँ पे। ये देखिए, यही किया आपने यहाँ पे, जिस कारण आपका जो सेंटेंस था जो आप बोलना चाहते थे सोहन से, उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। तो ये गलती किसकी है? ये गलती है ग्रामर की। ग्रामर आपको बताती है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, किस तरह इनको यूज करना है और किस तरह इनसे आप जो है एक सेंटेंस को बनाते हैं। और जब उस सेंटेंस को आप बोलते हैं तो सामने वाला उसको समझ पाता है, क्योंकि उसे पता है उस लैंग्वेज के बारे में। उसे उस लैंग्वेज के बारे में पता है, तो वो जानता है कि अगर मेरे पास ऐसा सेंटेंस आ रहा है तो इसमें ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा और इस पूरे सेंटेंस का मतलब इस तरह से निकलेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं टर्म यूज कर रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये आगे जाके हम इसी वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। तो घबराइए नहीं। ये जो जितने भी टर्म हैं इनका हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये लेक्चर ही है किसके लिए? एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन के लिए। उसके बाद जितने भी इस लेक्चर में टॉपिक हैं या जो बाकी टॉपिक नहीं भी हैं, उन सबको हम डीपली देखने वाले हैं, बहुत डीप में देखेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट पे आपकी बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी। तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं भी आता है तो भी आपको घबराना नहीं है। आपको बस वीडियो लेक्चर देखते जाना है, जितना समझ में आता है उतना ठीक है। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएंगे उनको सीरियल वाइज देखना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चलूंगा। जैसे मैं आपको इस तरह लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। पहले कुछ सिखाया, फिर उससे कुछ चीजें जुड़ी होंगी, फिर दूसरी स्टेप चढ़ेंगे, फिर तीसरी। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब के साथ, वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ, पार्ट्स ऑफ स्पीच सब एक दूसरे के साथ लिंक है। तो धीरे धीरे चीजों को समझेंगे ना। पहले एक कुछ समझा, फिर उससे कुछ चीजें जोड़ेंगे, फिर कुछ समझा, फिर उससे कुछ चीजें जोड़ेंगे। इस तरह आप एक एक सेंटेंस को पूरा ब्रेक करना सीख जाएंगे। इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसमें वर्ब कहाँ है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सब कुछ सीख जाएंगे। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीख रहे थे ग्रामर किस तरह जो है किसी लैंग्वेज को एक सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन बनाती है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, आपने ग्रामर की गलती की जिस कारण आपका जो कम्युनिकेशन था वो मिस कम्युनिकेशन में बदल गया। आप कहना कुछ और चाहते थे लेकिन सोहन ने समझा कुछ और। तो सोहन ने कुछ और क्यों समझा? क्योंकि वो जो है वो इंग्लिश को जानता था। ठीक है, पहली बात तो अगर वो इंग्लिश को जानता ही नहीं होता और आप उससे इंग्लिश में बात करते तो उसे वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता, वो फिर उसका कुछ भी सेंस नहीं निकल पाता, क्योंकि उसके बारे में वो जानते नहीं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो चाइनीज नहीं जानता और आप उससे चाइनीज में बात करिए, तो क्या वो कुछ समझ पाएगा? वो उसका एक वर्ड भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो उस लैंग्वेज को जानता ही नहीं है।
ठीक है, तो वहां पे आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे तो सोहन जो है वो इंग्लिश को जानता था, लेकिन आपने क्या किया था, आपने ग्रामर का सही उपयोग नहीं किया था। तो जिस कारण जो आपने जो बोला वो भी एक सेंटेंस ही था, लेकिन आप जो बोलना चाहते थे वो भी एक सेंटेंस ही था, आपने उसमें ग्रामर की गलती कर दी, जिस कारण उसका जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो चेंज हो गया था। तो जिस कारण आपका जो कम्युनिकेशन था वो मिसकम्युनिकेशन में बदल गया। अब यहीं पर आप देखिए, अगर आप इसकी जगह ये सेंटेंस बोलते तो हिट्स रिया रोहन, तो फिर क्या होता? तो सोहन क्या समझ पाता? यहाँ तो सोहन ने समझा था कि रिया ने रोहन को मारा। यहाँ पे सोहन क्या समझता अगर आप ऐसा बोलते थे? यहाँ तो आपने पूरी ग्रामर को ही उल्टा सीधा कर दिया। यहाँ पे वर्ब पहले है आपकी, फिर यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट पता नहीं, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट पता नहीं। तो यहाँ पे सोहन जो है समझ नहीं पाता। यहाँ पे सोहन कुछ तो सेंस लगा लेता, मतलब वो अगर इट्स ये जो है, ये सेंटेंस अगर सुनता तो वो इतना तो सेंस लगा सकता है, या तो रियान ने रोहन को मारा है या रोहन ने रिया को मारा है। लेकिन वास्तव में आपने क्या कहा है ये क्लियरली उसे पता नहीं चलता, तो इसमें भी आपका कम्युनिकेशन अधूरा ही रहता, यहाँ भी आपका अधूरा ही था, और गलत तो हो ही गया था। ठीक है, तो ये इस तरह जो है एक ग्रामर एक लैंग्वेज को एक सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन बना पाती है, जिससे आप किसी से एक ही बार में कुछ कहते हैं और वो उस बात को समझ जाता है, अगर वो उस लैंग्वेज को जानता है तो। और वो कुछ कहता है, कोई और आपसे कुछ कहता है उसी लैंग्वेज में जो आप जानते हैं, तो आप एक ही बार में उस बात को समझ जाते हैं। तो ये कैसे हो पाता है? ये हो पाता है लैंग्वेज की उस ग्रामर के कारण, जो आपको जो लैंग्वेज को एक सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन बनाती है। ठीक है, तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब वापस आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? हमने देखा इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ, अभी तो हमने लैंग्वेज देखा था कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज सिर्फ एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। ठीक इसी तरह भी इंग्लिश भी क्या है? इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश भी क्या होगा? एक वे ऑफ सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन, एक सफल एक सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन करने का माध्यम है, रास्ता है बस। तो जो भी लैंग्वेज होती है उसकी हमने क्या देखा था, उसकी ग्रामर होती है। ग्रामर क्या करती है? उसे एक सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन बनाती है, जिससे आप एक ही बार में अपनी बात कह पाते हैं और सामने वाला उसको समझ पाता है। लेकिन और इसके साथ साथ हर लैंग्वेज का एक अल्फाबेट यानी कि उसकी वर्णमाला भी होती है। वर्णमाला, वर्णमाला क्या करती है? देखिए, जो ग्रामर है वो तो आपको ये बताती है कि आपको सेंटेंस को किस तरह बनाना है, लेकिन उसमें क्या वर्ड यूज करना है और वो वर्ड कहाँ से बनेंगे, तो वो कौन बताता है? वो बताता है आपको अल्फाबेट। अल्फाबेट आपको उस लैंग्वेज के लेटर्स देता है, अक्षर देता है। अगर आप जो बोलना चाहते हैं उसको अगर आपको कॉपी पेन पे उतारना है, ठीक है, आप देखिए, आप जब बोलते हैं किसी और से, तो आप क्या करते हैं? वास्तव में आप साउंड निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं, और ध्वनि का इस तरह से, इस तरह का मेल जोल निकालते हैं, इस तरह का ध्वनि का एक समूह निकालते हैं जो किसी एक शब्द को या वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो वास्तव में आप जब बोलते हैं तो ध्वनि निकालते हैं, और उसी जो बोलचाल है उसी को अगर आपको पेन कॉपी पे उतारना है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? उसमें आप ध्वनि तो लिख नहीं सकते ना, उसमें कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो आप लेटर लिखेंगे उसमें, है ना? जैसे ए बी सी डी, कोई ना कोई लेटर लिखेंगे ना। तो वास्तव में क्या है, ये जो वर्णमाला है, जो वर्णमाला होती है उसमें उसके लेटर्स होते हैं, बेसिक्स लेटर्स होते हैं, और ये बेसिक लेटर क्या होते हैं? इंडिविजुअल लेटर, अक्षर। इनका कोई ना कोई साउंड होता है। देखिए, इस जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, वो साउंड जो इंसान अपने मुंह से निकाल सकता है, बोल सकता है, वो साउंड होते हैं। क्योंकि आप जो भी कुछ बोलेंगे, जो वर्ड बोलेंगे, वो कोई ना कोई साउंड ही होगा। जैसे आप बोलते हैं डॉग, आपने बोला डॉग, तो डॉग क्या है? एक साउंड ही है। ये कितने, अब इसमें इंडिविजुअल साउंड क्या है? डी है, ओ है, और गा है। ठीक है, तो आपने एक क्या बोला? डॉग, तो ये क्या है? एक साउंड ही तो है। तो जो इंडिविजुअल साउंड होते हैं वो कहाँ पे बताए जाते हैं? वर्णमाला में। तो वो उनसे आप जो है किसी उस लैंग्वेज के किसी वर्ड को बनाते हैं उन लेटर्स के द्वारा। तो ठीक है, ऐसा ही इंग्लिश लैंग्वेज में है। इंग्लिश लैंग्वेज की जो वर्णमाला है वो क्या है? वो क्या है, कैसी है? जैसे ए से लेके जेड तक अपनी वर्णमाला है। तो इसमें 26 अक्षर हैं और उनका अपना साउंड भी है, और एक लेटर के एक से ज्यादा भी साउंड हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहीं पे देखा।
डॉग है, तो डॉग का जो जी है यहाँ पे उसका साउंड गा है, और कहीं कहीं पे जो जी है उसका साउंड जा भी होता है। तो ये जो है आपको धीरे धीरे जब इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है, और आगे भी हम इनके बारे में समझ लेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया लैंग्वेज की जरूरत हमें कम्युनिकेशन के लिए पड़ी थी, और कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का क्या काम है, ये एक सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन करती है, जिससे कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। इसका अपना एक अल्फाबेट होता है, ग्रामर होती है, और ग्रामर ही इसको एक सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन बनाती है। तो अभी हम अल्फाबेट के बारे में और जानते हैं। तो ये है अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला। ये वर्णमाला है, और इसमें होते हैं अल्फाबेट्स, जिन्हें आप लेटर्स भी कहते हैं, और ये ए से जेड तक है इंग्लिश लैंग्वेज में। और हमने देखा कि जो लेटर्स होते हैं वो उनका कोई ना कोई साउंड होता है, और उसी साउंड को अगर आपको पेन कॉपी के जरिए किसी को बताना है, अपनी कम्युनिकेशन को पेन कॉपी के जरिए करना है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। वहां पे बोल तो नहीं सकते ना, क्योंकि ध्वनि तो सुनाई देती है। अगर आप जब आमने सामने हो तब तो आप बोलकर कम्युनिकेशन कर सकते हो, लेकिन आपको कोई दूर है, आपको जैसे पहले जो पास्ट में हम क्या लिखते थे, कोई पोस्टमैन था तो वो लेटर लेके जाता था, अभी आप मैसेज टाइप करते हो, है ना। कोई फॉर्मल आपको डॉक्यूमेंट करना है तो वहां पे आपको लिख कर ही करना पड़ेगा वहां पे। तो उसमें क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो आप जो साउंड निकालते हो उसको कोड कर दिया गया है बस। जैसे आप कोई जो ए का साउंड है उसे कोड कर दिया है इस अक्षर में, भाई ये जो अक्षर लिखा होगा ना तो इसका साउंड ए होगा, इसका साउंड बी होगा, और इन साउंड के ग्रुप से क्या बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है। जैसे हमने देखा था डॉग, हमने देखा था क्या, डॉग। तो इसमें 3 लेटर हैं जिनका अपना अपना साउंड है, और उनको जब कंबाइंड कर दिया जाता है तो ये जो वर्ड है इसका साउंड बन जाता है। तो इस कारण जो लेटर है उनका क्या होता है, अपना एक साउंड होता है। तो इन्हें और इनका ग्रुप बनता है, जब लेटर का ग्रुप बनता है तो वर्ड बन जाता है, जैसा कि ये है। तो इस कारण जो वर्ड है उसको क्या हम ग्रुप ऑफ साउंड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो लेटर है वो वास्तव में है क्या, वो साउंड ही तो है। वो साउंड का ग्रुप या लेटर का ग्रुप क्या बनेगा, वर्ड। तो वर्ड क्या होता है, साउंड का ग्रुप होता है, या ग्रुप ऑफ लेटर। और जब इन वर्ड्स का ग्रुप बनता है तो क्या बन जाता है, फ्रेज बन जाती है। जैसे ऑन द टेबल, उसमें देखिए सब वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। तो इस पूरे को आप क्या कहेंगे, इस पूरे को आपको फ्रेज कहना पड़ेगा, इस पूरे को आप फ्रेज कहो। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी कोई सिंगल वर्ड जो है वो फ्रेज नहीं कहलाता, वो वर्ड ही कहलाएगा। जहाँ पे देखिए ये पूरा वर्ड है, इसको आप वर्ड कहेंगे क्योंकि ये सिंगल वर्ड है, और जहाँ से ये सिर्फ 2 वर्ड हुए या 3 वर्ड हुए तो वो क्या कहना लगेगा, फ्रेज कहलाने लगेगा। ये टर्म है बस इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसे हम बहुत बेहतर तरीके से समझें। अभी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो जितना जरूरी है उतना मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसी लेक्चर में इसके हम बहुत से एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो ये फ्रेज कब तक कहलाता है, जब तक कि इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब ना आ जाए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना आ जाए। अभी देखिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे अधिकतर लोगों को पता होता है, ठीक है। आपने भी अपने जो स्कूल टाइम में इनको पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इतना तो आपको पता होगा। और आगे जाके अभी इसी लेक्चर में इनके बारे में और ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका देखेंगे, इन्हें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्या कारण था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ा, तो ये सब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या देख लिया था, हाँ, लेटर का अपना एक साउंड होता है, और उनका जब ग्रुप बनता है तो वो वर्ड कहलाता है, और वर्ड का ग्रुप जो है वो फ्रेज कहलाता है। कब तक, जब तक कि उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आती। और जैसे ही जो वर्ड्स का ग्रुप है उनमें सब्जेक्ट और वर्ब आ जाती है तो फिर वो क्या कहने लगता है, क्लॉज कहलाने लगता है। जैसे राम इज अ टीचर, एक सिंपल सा सेंटेंस, राम इज अ टीचर। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे भी एक वर्ड है, आप इनको फ्रेज नहीं कह सकते, आप इनको वर्ड कहना पड़ेगा। ए क्या है, ए एक लेटर है, ये वर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक लेटर है, ये वर्ड नहीं। अगर आप इन दोनों को
दोनों की सोच रहा हूँ कि इन दोनों को फ्रेज कह देंगे, तो नहीं कह सकते, क्योंकि ए जो है वो एक लेटर है, और जो फ्रेज कहने के लिए दो वर्ड का होना जरूरी है, तो आप इसको भी नहीं कह सकते। यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे एक वर्ब आ गई और उसका सब्जेक्ट भी आ गया, तो इस पूरे को आप क्या कहोगे, इस पूरे को आपको क्लोज कहना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तो चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। राम इज अ वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पे देखिए, ये तो एक वर्ड है, इसको आप फ्रेज नहीं कह सकते। ये क्या है, ये एक वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब तो फ्रेज में आ ही नहीं सकते, तो वहां वो तो क्लोज में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बॉय एक वर्ड है, गुड भी एक वर्ड है, वेरी भी एक वर्ड है, तो आप इन तीनों को आखिरकार क्या कहोगे? एक से ज्यादा वर्ड हो गए तो क्या कहोगे आप, फ्रेज कहोगे। ये फ्रेज हो गई, और इसमें जैसे ये वर्ब और सब्जेक्ट मिला, तो इस पूरे को आप क्या कहोगे, एक क्लोज कहोगे। ये हमने देख लिया, और आगे जाके और भी इनके एग्जांपल हम देखेंगे, तो अभी हम इसको ब्रीफली देख रहे हैं। और ठीक ऐसे ही क्लोज से क्या बन जाता है, सेंटेंस। देखिए, एक अकेला क्लोज भी सेंटेंस बना सकता है अगर वो पूरा मीनिंग दे रहा है, और एक से ज्यादा क्लोज भी मिलकर सेंटेंस बना सकते हैं। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोज आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको एग्जांपल देखना होगा, तो इसी लेक्चर में हम देखेंगे। तो अभी इनको होल्ड करते हैं, क्योंकि आगे जाके इसी लेक्चर में हम इनको डिटेल में देखने वाले हैं, मतलब ब्रीफली देखने वाले हैं। डिटेल के लिए तो आगे इसका एक लेक्चर आएगा। तो अभी हम जो है अल्फाबेट के बारे में बात करते हैं। तो अल्फाबेट में हमने देखा था, जो इंग्लिश वर्णमाला है उसकी अल्फाबेट है वर्णमाला, उसमें ए से जेड तक जो है लेटर्स, उसमें दो तरह के लेटर्स हैं, एक कॉन्सोनेंट और दूसरा वॉवल्स, स्वर और व्यंजन। तो इसमें देखिए, अब इसमें मैं एक टर्म यूज करूंगा इस वीडियो लेक्चर में भी और आने वाले वीडियो लेक्चर में, जनरली। जनरली इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। अगर मैं टर्म यूज करता हूं जनरली, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जो चीज मैं बोल रहा हूं वो 90 से 95% ट्रू है। मतलब 90 से 95% ऐसे मामले होंगे जहां पे वो बिल्कुल सही होगा। 5% जो है वो अपवाद होते हैं, 5% अपवाद होते हैं। तो अगर मैं कोई चीज जनरली बोल रहा हूँ, तो वो यहाँ पे उसका मतलब ये है कि वो 90 से लेके 95% वो चीज सही है। जनरली समानता वैसा वैसा ही होता है, समानता, जबकि 5% कुछ अपवाद है। तो अगर वहां पे मैं नहीं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप उस वीडियो लेक्चर में अभी उस बात को समझ नहीं सकते, वो किसी और कड़ी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उस चीज को वहां पे नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं जनरली बोल रहा हूँ, उसका पूरा नहीं बता रहा हूँ। तो जनरली का मतलब क्या है, कोई चीज 90 से 95% ट्रू है, बाकी जो 5% अब बात है उन्हें भी हम देखेंगे। अगर मैं एक उसी वीडियो लेक्चर में वहीं पे उस चीज को नहीं बता रहा हूँ, तो मतलब आपको आगे जाकर उसके बारे में पता चलेगा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और मैं जनरली जो टर्म है कहीं पे यूज करूँ, तो उसका मतलब आप ये समझना है कि ये जो जो चीज है 90 से 95% जो है वो ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही जो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, कि जनरली हम क्या करते हैं, सिर्फ 5 वोवल्स को मानते हैं, इन 5 ही वोवल्स को मानते हैं ना जनरली, लेकिन वोवल्स तो एक और है, बाय। ये सेमी वोवल्स है, अर्ध स्वर, लेकिन है तो भले ही ये अर्ध स्वर है, क्योंकि ये आधा तो स्वर है और आधा व्यंजन है, आधा वोवल्स है आधा कॉन्सोनेंट है। तो जनरली तो हम 5 को मानते हैं, लेकिन ये भी तो है। तो एक क्या होता है कि कोई भी वर्ड है, जो वर्ड है वो बिना वोवल्स की सहायता से नहीं बन सकता है। आप जैसे देख लीजिए, यहाँ पे अपन ने लिखा था डॉग, कैट, तो इसमें देखिए यहाँ पे ओ जो है वो वोवल्स है, यहाँ पे कै ए जो है वो वोवल्स है। ठीक इसी तरह जो एक शब्द है क्या, स्काई, आप बाद में जो शुरू में जो स्टूडेंट इसको सुनते हैं फिर बोलते हैं सर हमने तो स्काई भी देखा है, इसमें तो कोई वोवल्स ही नहीं। तो उन्हें जनरली जो चीज पता है कि सिर्फ 5 ही वोवल्स है, वोवल्स तो बाय भी है, और बाय जो है वो क्या, आधा वोवल्स है, यानी सेमी वोवल्स है। तो जिस कारण इस वर्ड में भी क्या है, बाय जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, वोवल्स की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बाय वोवल्स की तरह भी काम कर सकता है और कॉन्सोनेंट की तरह भी काम कर सकता है। लेकिन जनरली जो है हम कितने मानते हैं, 5 वोवल्स को मानते हैं। तो ठीक इसी तरह अगर मैं कहीं पे जनरली यूज कर रहा हूँ, तो वो चीज 90 से लेके 95% सही होगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब फिर से आते हैं अपनी ग्रामर की तरफ। तो ग्रामर क्या करती है,
लैंग्वेज को एक सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन बनाती है। तो ये सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसे बनाती है उसको देखते हैं। तो हमने ये देखा था क्योंकि अगर ग्रामर नहीं हो तो मिसकम्युनिकेशन कैसे हो सकता है। तो ये 3 जो सेंटेंस थे हमने इनसे ये देखा था, समझा भी था। तो ग्रामर जो होती है ये आपको बताती है कि किस तरह से आपको एक वर्ड जो सेंटेंस है उसको बनाना है, किस तरह से आप अपनी बात को कहोगे, उस लैंग्वेज के जो लेटर्स हैं, उस लैंग्वेज के जो वर्ड हैं उनको यूज करते हुए किस तरह से आप अपनी बात को रखोगे, उसको बोलोगे। तो ये कौन बताता है? ये बताती है उस लैंग्वेज की ग्रामर। ठीक इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर है, वो आपको ये बताएगी कि किस तरह से आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो किस तरह से आप उसका सेंटेंस बनाओगे। तो ये कौन बताएगी आपको? ग्रामर। ग्रामर बताएगी कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को आपको यूज करना है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर आपको बताएगी। ठीक है, तो एक कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर होगा ना सेंटेंस का। अगर वो आपको सेंटेंस बनाना बता रही तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा कि भाई इस तरह से आपको जो है सेंटेंस बनाना है। ठीक है, सही। इसका भी अपना एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जनरली ये जो 3 चीज हैं ये मेन होती है किसी भी सेंटेंस के लिए। ठीक है, और इनमें यूज किए जाते हैं, और जो सेंटेंस होता है उसमें यूज किए जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनके बारे में आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो इसमें हम समझ लेंगे। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इनको हम यूज करते हैं इसमें सेंटेंस में, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। और स्ट्रक्चर ये है तो पहले इनके बारे में जानना पड़ेगा कि भाई सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो आखिरकार इनका काम क्या रहता है। और इससे भी पहले एक और सवाल आता है कि इन्हें बनाने की जरूरत क्या पड़ी है। इन्हें बनाने के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक रहा होगा, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। जिन्होंने ग्रामर बनाई है उन्होंने कुछ ना कुछ सोच कर ही तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बनाया हो। इसके पीछे क्या कारण है? तो सबसे पहले हम कारण को समझते हैं। देखिए, हमने देखा था क्या? कम्युनिकेशन। हमने देखा था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या करते थे? या तो हम कोई इंफॉर्मेशन देते थे या उसका टाइम बताते। मतलब ये दोनों का हम साथ में करते थे, या नहीं है इसमें। मतलब हम एक तो इंफॉर्मेशन देंगे और उसका टाइम भी साथ में बताएंगे। ये 2 चीजें करते थे। अब आप खुद सोचिए कि इंफॉर्मेशन में आप क्या बताओगे किसी को। आप कुछ भी बोलते हो तो उसमें किसके बारे में बताओगे? कोई इंफॉर्मेशन किसी ना किसी के बारे में तो दोगे ना। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज के बारे में, या किसी और चीज के बारे में, उसी के बारे में बताओगे आप। तो देखिए, इंफॉर्मेशन जो है या तो आप किसी लिविंग थिंग के बारे में दोगे या किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में, या तो किसी जीवित चीज के बारे में या किसी निर्जीव चीज के बारे में, या आप कुछ बताओगे जैसे आप देख सकते हो, जैसे आप छू सकते हो, जैसे आप महसूस कर सकते हो, उसी के बारे में कुछ बताओगे ना। और जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो उसके बारे में क्या बताओगे? और अगर किसी को बताना भी चाहते हो तो उसका कोई ना कोई आपने नाम रखा होगा। मान लीजिए आपको, जैसे भगवान है, नहीं, गॉड है, उन्हें आपने देखा नहीं है, ठीक है, छुआ भी नहीं है, लेकिन महसूस करते हो। महसूस कैसे करते हो? जैसे आप गॉड से कुछ मांगते हो और वो चीज हो जाती है, तो आप क्या सोचते हैं? उसे महसूस करते हो कि भाई भगवान है। ठीक है, तो आपने उनका नाम रखा है ना गॉड। क्योंकि अगर आप किसी को कुछ बताना है कि भाई जो गॉड है उन्होंने मेरा काम कर दिया, आप उनसे इसी तरह कहोगे। लेकिन आपने उसका कोई गॉड का कोई नाम ही नहीं रखा। वैसे तो इनके कई नाम है, अलग अलग नाम से लोग इनको पुकारते हैं, तो कोई ना कोई नाम तो रखोगे। बिना नाम के आप कहोगे कि नहीं, आप कहोगे उसने मेरा ये काम कर दिया, तो वही जो सामने वाला बंदा है वो पूछेगा ना, किसने किसने तुम्हारा काम कर दिया। तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर नाम रखना होगा जिससे सामने वाला व्यक्ति जो है वो एक ही बार में समझ जाए। कम्युनिकेशन का मतलब तो यही है ना कि कोई एक ही बार में एक सफल कम्युनिकेशन कर पाना। इसी कारण तो लैंग्वेज हमने बनाई है, और लैंग्वेज को सिस्टमेटिक वे बनाने के लिए हमने ग्रामर का उपयोग किया, ग्रामर बनाई। तो कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा जिससे जो वो व्यक्ति पहले से उस नाम को जानता हो और उसके बारे में समझता हो। अगर आप किसी व्यक्ति से कहते हैं गॉड ने मेरा ये काम कर दिया, तो मतलब अगर वो इस बात को समझ गया तो इसका मतलब वो ये जानता है कि गॉड कौन है ना। तो वो इसके बारे में जानता है। यानी कि आप जिसके बारे में कुछ बताओगे तो या तो वो लिविंग थिंग होगी या नॉन लिविंग थिंग होगी, और उसका कोई ना कोई नाम जरूर होगा, तभी आप उसके बारे में बताओगे। तो इसी टाइम जो है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंट्रोड्यूस की गई, क्या थी? नाउन। नाउन एक सिंपल और जनरल डेफिनेशन जिसका भी कोई नाम है, जो भी नाम है
वो क्या है? नाउन, एक जनरल डेफिनेशन। तो वो नाउन है, जो नाम है वो नाम है। गॉड है, गॉड एक नाम है, नाउन है। दिल्ली एक नाम है, नाउन है। उसके अलावा जैसे वॉइस हो गए, वॉइस, तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत, सॉरी, कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाता है। तो जब ये नाउन पढ़ेंगे तो इसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नाउन के बारे में। तो अभी जो एक जनरल डेफिनेशन आपने देख ली, जो भी नाम है वो नाउन है। बॉयज क्या है? हर एक लड़के को आप बॉयज बॉयज बॉय तो कह ही सकते हो, तो वो भी एक क्या है? एक नाम ही है। तो अब हम देख लेते हैं किसको, फ्रेज को, क्लॉज को और सेंटेंस। इन्हें और अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि फ्रेज क्या होती है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड, जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनका एक समूह होती है। जैसे हमने एक एग्जांपल भी देखा था पहले, ऑन द टेबल। एक अकेला वर्ड कभी भी फ्रेज नहीं बना सकता, एक से ज्यादा वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ड है, ऑन द टेबल, तो क्या है ये? एक फ्रेज। द बुक, एक अकेला वर्ड नहीं बना सकता, तो 2 वर्ड है। द बुक क्या है? फ्रेज है, ठीक है। अब फ्रेज जो है वो शब्दों का समूह तो हो सकती है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये, इनका कॉम्बिनेशन नहीं आना होना चाहिए, दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। एक होगा चलेगा, सब्जेक्ट अकेला है चलेगा, द बुक, ये किसी का सब्जेक्ट भी बन सकता है, फिर भी ये फ्रेज है। साथ में सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं आना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल है द बुक वाज ऑन द टेबल। तो द बुक तो एक फ्रेज, ऑन द टेबल भी एक क्या है? फ्रेज। लेकिन क्या वाज को आप क्या कहो, वाज एक फ्रेज हो सकती है? नहीं, वाज एक फ्रेज नहीं हो सकती, क्योंकि वाज तो वर्ब है। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक तो फ्रेज है, लेकिन ये यहाँ से आप यहाँ तक चले गए, तो यहाँ तो एक सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, दोनों मिल गए। सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो आपको फिर उसको क्लॉज कहना पड़ेगा, पर आप उसको फ्रेज नहीं कह सकते। तो इस पूरा जो है क्या कहलाएगा? एक क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि इस पूरे में सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, तो ये फिर क्या बन जाता है? एक क्लॉज बन जाता है। क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब होता है। और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वो होता है जो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होते ही है, यानी कि जो सेंटेंस बनता किसी न किसी क्लॉज से ही है। एक अकेला सेंटेंस भी क्लॉज बना सकता है, और एक से ज्यादा क्लॉज मिलकर भी सेंटेंस बना सकता है। यहाँ पे देखिए, ये एक ही क्लॉज, लेकिन सेंटेंस में एक बात होती है कि उसकी कोई ना कोई मीनिंगफुल बात निकलती है, यानी उसका कोई सेंस नहीं, सेंस तो निकलता है, लेकिन उसके मीनिंग भी निकलती है, सेंस के साथ साथ मीनिंग भी निकलता है उसका। जैसे ये द बुक वाज ऑन द टेबल, ये एक क्लोज है, ये एक सेंटेंस भी है। ये एक अकेला क्लोज जो है वो सेंटेंस बना रहा है, क्योंकि इसका अपना पूरा मतलब निकल रहा है। द बुक वाज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पे थी? टेबल पे थी, बुक टेबल के ऊपर थी, तो ये इसका मीनिंग पूरा निकल रहा है। तो इस तरह से देता है। अब मीनिंग होने ना होने इसका मतलब है, क्योंकि क्लोज जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट, और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? नाम से ही समझ, डिपेंडेंट जो किसी न किसी पे डिपेंडेंट होगा, ये अपना मतलब खुद नहीं दे पाता है। ये अपना मतलब तभी पूरा दे पाएगा जब उसके साथ एक और क्लोज को जोड़ा जाए। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? जो अपना मतलब पूरी तरह से खुद ही दे देता है। अभी आगे जाके इनका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस ग्राफ से भी समझाया हुआ है कि देखिए, सेंटेंस जो होता है वो बड़ा होता है, मतलब उसके अंदर एक क्लोज या एक से ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज के अंदर जो है फ्रेज आ जाती है, क्योंकि क्लोज जो वर्ड्स का समूह है वो क्लोज के अंदर आ जाता है। जो हमने देखा था, द बुक वाज ऑन द टेबल, तो उसमें कई एक 2 फ्रेज थी, और उनसे उसमें सब्जेक्ट वर्ब आ गया था, तो वो क्लोज बन गया था। और एक क्लोज अकेला भी सेंटेंस बना सकता है, और एक से ज्यादा क्लोज मिलकर भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए, जैसे एक नाम है क्या? राम। राम क्या है? एक नाम है, तो क्या है ये? ये नाउन है।
तो हमने ये समझ लिया। अब देखिए जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप बात करते हैं, जिस पर सेंटेंस का पूरा फोकस रहता है, जनरली जिस पर सेंटेंस का पूरा फोकस रहता है उसे आप सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके बारे में आप बात करते हैं। बात किसके बारे में करते हैं? या तो वो चीज़ लिविंग होगी या होगी नॉन लिविंग। और अगर कोई चीज़ लिविंग या नॉन लिविंग है तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, नहीं होगा तो आपने रखा होगा क्योंकि आपको उसके बारे में बात करना है। बात करना है किसी के बारे में तो उसका नाम होना ज़रूरी है। तो जिसका नाम होगा वो क्या होगी? एक नाउन होगी। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है सब्जेक्ट जो भी होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। क्योंकि जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम होगा, तो जिसे सब्जेक्ट बनाना है उसका नाम होना ज़रूरी है। तो यानी जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या होगा? वो नाउन होगा। ठीक है। अब समझते हैं हम ऑब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब को समझ लेते हैं। वर्ब देखिए कम्युनिकेशन में क्या करते थे हम? कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन में आप 2 चीज़ें करते थे। एक तो आप कोई इन्फॉर्मेशन बताते थे और उसका टाइम बताते थे कि वो इन्फॉर्मेशन कब की है। इन्फॉर्मेशन जिसकी भी बताते थे, मतलब जिसके बारे में बात करते थे, या तो वो चीज़ होगी लिविंग या चीज़ होगी नॉन लिविंग। लेकिन जो टाइम है, टाइम भी तो आपको साथ में बताना है। इन्फॉर्मेशन तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की मदद से बता देते हैं। लेकिन जो टाइम है, टाइम किससे बताएँगे? तो टाइम कौन बताता है? वर्ब। ये काम भी किसको दे दिया गया? ये काम दे दिया गया है वर्ब को कि आप जो है टाइम को बताओगे। वर्ब इसके साथ और क्या करती है? वर्ब टाइम बताने के साथ-साथ एक्शन को रिप्रेजेंट भी करती है, यानी एक्शन को भी बताती है वर्ब। कैसे बताती है? चलिए एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को ले लीजिए, रोहन हिट्स रिया। तो यहाँ पे रोहन क्या है? आप रोहन के बारे में बात कर रहे हैं ना कि रोहन ने रिया को मारा है। यहाँ पे फोकस रोहन पर है। तो रोहन क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पे वर्ब क्या है? हिट्स वर्ब हो गई और रिया क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो वर्ब जो हिट्स है, ये एस जो लगा हुआ है इसमें, ये एस क्या बता रहा है कि जो जो रोहन है वो थर्ड पर्सन है और उसके लिए जो एस लगा हुआ है ये कहाँ पे लगता है? ये प्रेजेंट में लगता है। तो प्रेजेंट टेंस में, तो जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो कहाँ का है? प्रेजेंट का है। देखिए हमने यहाँ पे क्या बात करी? ये थर्ड पर्सन। तो ये जो टर्म आ रही है ना, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये जो है, ये जब हम सेंटेंस चालू करेंगे, क्लॉज चालू करेंगे, वहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे जब हम टेंस पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। फिर भी चलिए यहाँ पे टर्म आ ही गई है तो एक छोटा-सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ आपको। देखिए जो जिसके एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। ये 3 तरह के होते हैं, जो सब्जेक्ट बनते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन कौन होगा? जो बात कर सकते हैं। जैसे कि आई, या तो मैं बात करूँगा या हम बात करेंगे। यानी अगर आप कोई भी जो बात करता है वो अपने आप को या तो आई कहेगा या वो 2-3 लोग साथ में बात कर रहे हैं तो या वी कहेगा। मान लीजिए ये मैं एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ, इस पर हँसिएगा नहीं क्योंकि मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं होती, इस ड्राइंग भी अच्छी नहीं होती। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो जैसे ये बंदा है और ये एक और बंदा है। तो ये जो बंदा इससे बात करेगा, कुछ बात कर रहा है कि भाई मैंने ऐसा किया है, तो ये क्या करेगा? अपने आप को आई बोलेगा और इसके साथ एक और बंदा है और इन दोनों ने मिलके कुछ काम किया है, तो ये बोलेगा हमने ये काम किया है, तो ये फिर क्या करें? वी वो बोलेंगे। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? वी बनेगा और आई बनेगा। यानी जो बोल सकते हैं, वो कौन? फर्स्ट पर्सन होंगे, जो बोलते हैं, जो बोल सकते हैं। मतलब जो बात करते हैं। सेकंड पर्सन जो सामने है, जो सुन रहा है, तो वो उसको आप कौन? जो सामने होता है आप उससे यू बोलते हो, तो यू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, मान लीजिए इन दोनों ने रोहन का होमवर्क किया है, तो ये रोहन यहाँ पे है नहीं, रोहन यहाँ पे नहीं है, ये थर्ड पर्सन है। और इनकी बात ये दोनों जो है, रोहन की बात ये दोनों आपसे कर रहे हैं। तो रोहन क्या हो गया? थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है।
तो रोहन, जो बाकी जो नाम बचते हैं, रोहन, इट, तो जो बाकी जिनके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। अब आप कहोगे सर बात तो मेरे बारे में भी हो सकती है, बात तो ये दोनों अपने बारे में भी कर सकते हैं, तो फिर क्या मुझे और इन दोनों को थर्ड पर्सन मान लोगे? देखिए, बात होने से मेरा मतलब था कि जो वहां पे उपस्थित नहीं है, वहां पे प्रेजेंट नहीं है और आप उसके बारे में बात कर रहे हो, जैसे रोहन है, रोहन वहां पे उपस्थित नहीं है, आप उसके बारे में बात कर रहे हो, रोहन थर्ड पर्सन में है, ठीक है। लेकिन आप दोनों जब जो बात कर रहे हो, तो, तो आप दोनों उपस्थित हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो आई और वी ये दोनों उपस्थित हैं। और आप हम तभी बोलेंगे ना जब आप साथ में होंगे, नहीं तो फिर आप नाम लेके बताएंगे कि मैंने और सोहन ने ये काम किया है। तो ठीक है, तो इस तरह आप अब जब साथ में होंगे तो फिर आप साथ में है तो आप क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे। तो जो उपस्थित हैं और जो बात कर रहे हैं, जो सेंटेंस बोल रहे हैं, वो कौन? या तो आई बोलेगा या वी बोलेगा। तो ये फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। सेकंड पर्सन जो प्रेजेंट है और जो सुन रहा है, तो वो सेकंड पर्सन। जो प्रेजेंट नहीं है वो थर्ड पर्सन। देखिए, ये अभी समझ लीजिए, बाकी जब टेंस जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। अभी बस एक छोटा सा ओवरव्यू, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने इसके बारे में दे दिया, क्योंकि ये टर्म आ गई थी यहाँ पे, तो वो बताने के लिए। क्योंकि जो प्रेजेंट का जो टेंस बनता है, जो थर्ड पर्सन रहते हैं, उसमें जो वर्ब की फॉर्म रहती है उसके साथ एस ई एस लगता है, जिस कारण ही जो है वो ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है। आप लोगों में से कुछ लोगों को ये बात पता भी होगी, फिर भी जो लोग पहली बार कर रहे हैं तो उनके लिए एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ये। चलिए, तो अब आगे हम शुरू करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, अब जैसे ये है, राम वाज अ टीचर। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, ठीक है। ऐसा ही राम इज अ टीचर, यहाँ भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ भी सेम है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे है, राम विल बी अ टीचर, तो यहाँ भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। देखिए, तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सब बदल क्या रही है? आपकी वर्ब बदल रही है। यहाँ पे बाज है, जो ये शो कर रहा है कि जो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ की है? ये पास्ट की है। यहाँ पे इज है, जो ये शो कर रहा है कि जो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ की है? प्रेजेंट की है। यहाँ पे विल बी क्या बता रहा है? विल बी बता रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ की है? फ्यूचर की है। तो इस कारण जो वर्ब होती है वो टाइम के साथ साथ एक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इतना समझ लिया। और अब समझते हैं हम ऑब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की एक जनरल डेफिनेशन है। क्या है? एक जनरल डेफिनेशन क्या है कि सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का डूअर होता है। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ जनरल, जनरल, जनरली, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का डूअर होता है, और जबकि ऑब्जेक्ट वो होता है, ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है। तो ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है। रिसीवर किसका होगा? वर्ब का। जो वर्ब का जो एक्शन है, वर्ब में जो एक्शन बताया जा रहा है, वो एक्शन जो कर रहा है वो डूअर होगा, और वो एक्शन जिस पर हो रहा है वो रिसीवर होगा। ये डेफिनेशन एक जनरल डेफिनेशन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो जो वर्ब जो एक्शन बता रही है, वो एक्शन जो कर रहा है वो सब्जेक्ट, और जिस पर वो एक्शन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? देखिए, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही होगी, अधिकतर जो जनरली जो है सब्जेक्ट जो है हमेशा वर्ब के पहले लिखा जाता है। जनरली वर्ब के पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में लिखा जाता है जनरली, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो एक्शन को करता है, यानी सब्जेक्ट वो पहले लिखा जाएगा वर्ब के, और ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा। और जनरली जो वर्ब है उससे व्हाट या whom का जो रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जनरली वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई एक ऑब्जेक्ट होता है। चलिए इसे भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, सेंटेंस है रोहन प्लेस क्रिकेट। तो रोहन प्लेस प्लेस क्रिकेट, तो रोहन
क्रिकेट खेलता है। खेलने का काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। तो रोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर्ब, यहाँ पे प्लेस वर्ब हो गई। और क्या खेल रहा है? तो वर्ब से अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रोहन प्लेस व्हाट? रोहन प्लेस व्हाट? रोहन क्या खेल रहा है? रोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए, रोहन हिट्स रिया। रोहन ने रिया को मारा। तो यहाँ पे बात किसके किसके बारे में कर रहे हैं? रोहन के बारे में। तो रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। रोहन मारने का काम कर रहा है ना, तो डूअर है, सब्जेक्ट है। रोहन हिट्स, मारने का काम किस पर किया जा रहा है? रिया पर। तो एक हिसाब से तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, क्या करेंगे? रोहन हिट्स व्हाट? यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई तो नहीं आया। रोहन मारा क्या? रोहन ने मारा क्या? तो ये तो बनेगा नहीं। रोहन ने किसको मारा? रोहन हिट्स हुम? तो किसको मारा? रिया को मारा। तो रिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जनरली हम इस तरह से वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और आप वर्ब को कैसे पहचानोगे? जिसकी अलग अलग फॉर्म होती है। जैसे ये हिट है, जिसकी एक से ज्यादा फॉर्म होती है। तो हिट जो है एक ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म एक सी होती है। अब देखिए, कुछ टीचर जो हैं 3 फॉर्म बताते हैं, कुछ 4 और कुछ 5। किस तरह बताते हैं देख लीजिए। जैसे हम हिट की बात बाद में करेंगे, जैसे हम बात करते हैं किसकी? प्ले की। तो प्ले एक होती है फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। बेस फॉर्म से बाकी जो फॉर्म बनी है वर्ब की, जिससे वो बनी होती है। एक सेकंड फॉर्म होती है, एक थर्ड फॉर्म होती है। मेनली ये तीन ही फॉर्म होती है, बाकी को हम इनसे ही बनाते हैं। लेकिन कुछ टीचर इसमें फोर्थ फॉर्म भी जोड़ देते हैं और फिफ्थ भी। तो देखते हैं, जैसे बेस फॉर्म जो है, जो फर्स्ट फॉर्म जैसे बेस फॉर्म बोलते हैं, जैसे प्ले, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? सेकंड फॉर्म प्लेड है। थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। और चौथी फॉर्म को उम, बता देते हैं, जो अपना जो एस बन के लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म जो आईएनजी वाली होती है, तो ये आईएनजी वाली हो जाएगी, प्लेइंग। तो इस तरह ये फॉर्म रहती है। तो देखिए, कुछ जो बेस फॉर्म होती हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा के बन जाती हैं। कुछ की तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं, और कुछ की तीनों फॉर्म में एक सी होती है। जैसे हिट है, हिट की तीनों फॉर्म एक सी होती है। हिट, यहाँ भी हिट और यहाँ भी हिट। ठीक है, यहाँ पे तो हिट्स होगा और यहाँ पे हिटिंग हो जाएगा। तो ये जब वर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे हम, बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। अब आप कहोगे सर इसकी तीनों फॉर्म एक सी है। अब इसकी फॉर्म ही एक सी हो गई। ठीक है, अब फॉर्म एक सी हो गई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो और फ्यूचर प्रेजेंट और प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज की जाती है, यानी वर्तमान काल और भविष्य काल के लिए यूज की जाती है। जबकि सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है, ये दोनों की दोनों कहाँ पे? पास्ट, भूतकाल के लिए यूज की जाती है। वर्तमान और भविष्य के लिए, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए फर्स्ट फॉर्म जो है यूज की जाती है। तो इसकी तीनों फॉर्म एक सी हो गई, तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये जो प्रेजेंट के लिए काम कर रही है, ये फ्यूचर के लिए काम कर रही है, या ये पास्ट के लिए काम कर रही है, या ये अलग काम कर रही है? मतलब तो ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए इसी पे हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो चलिए इसी पर देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस है, रोहन रोहन हिट्स रिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस से पता चल रहा है कि ये कहाँ का है? प्रेजेंट का है। रोहन रिया को मारता है। रोहन हिट रिया, यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, तो रोहन ने रिया को मारा। रोहन, तो ये कहाँ का हो गया? ये अपना पास्ट का हो गया। ये ये प्रेजेंट का हो गया। और रोहन विल हिट रिया, तो यहाँ पे विल लगा हुआ है। तो विल, देखिए जो हेल्पिंग विल क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसलिए बनाई गई है ताकि जहाँ पे टाइम डिसाइड करना पड़े, टाइम जहाँ पे एक अकेली वर्ब जो मेन वर्ब है वो टाइम ना बता सके, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब लगा के उसका टाइम का पता चले, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब
बनाई गई। जैसे अगर यहाँ से हमें विल को अगर हटा देते हैं, इस विल को, तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों एक से हो जाएंगे। तो पता ही नहीं चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है या ये फ्यूचर का है। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है बनाई जाती है, वो मेन वर्ब का एक तरह से हेल्प करती है, इसलिए उनका नाम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, टाइम बताने के लिए। और इनके बाकी भी काम रहते हैं, तो जनरली जो है इन मेन वर्ब का ये हेल्प करती हैं टाइम बताने के लिए। जैसे दूसरा ये सेंटेंस है, रोहन हैज हिट रिया। रोहन रिया को मार चुका है। तो ये तो कहाँ का, फ्यूचर का हो गया, ये फ्यूचर का हो गया। और ये तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट, और यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ भी फर्स्ट है। तो ये इस तरह से हम पहचान सकते हैं। अब कुछ और स्टूडेंट्स में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये तो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है। मान लीजिए अगर ये सेंटेंस होता यू हिट, तो ये प्रेजेंट का हो गया। और इसको पास्ट में भी आप यही बोलेंगे, यू हिट रिया। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट का कौन सा है और पास्ट का कौन सा है? देखिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये तब हो सकती है जिन वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म जो है एक सी है, जिनकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म जो एक सी है। तो देखिए ऐसी जो वर्ब है ये गिनी चुनी वर्ब होती है, जनरली सबको उनके बारे में पता होता है। फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप, अगर आपके पास सिर्फ किसी ने लिख कर दे दिया ये सेंटेंस, यू हिट्स रिया, इस तरह का सेंटेंस, और यू हिट्स रिया, तो आप यहाँ पे नहीं बता सकते जब तक कि आपको उससे पीछे की इन्फॉर्मेशन पता ना हो और उससे आगे की इन्फॉर्मेशन पता ना हो। मतलब कुछ इससे रिलेटेड पता होना चाहिए, तो आप उसको पढ़कर, पीछे की इन्फॉर्मेशन पढ़ के आप पता लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के लिए कहा गया है या फ्यूचर के लिए कहा गया है। ठीक है, और ये चीज जो है हम वर्ब के लेक्चर में अच्छे तरीके से समझेंगे इस तरह की चीज। तो देखिए यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। जब हम इनको, ये जो चैप्टर है इनको डिटेल में देखेंगे तो बहुत आराम आराम से और कई कई सारे एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। तो देख आप घबराइए नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा है ये चीज। जैसे जनरली जो एक बार इंग्लिश पढ़ चुके हैं, मतलब जिन्होंने एक बार इंग्लिश पढ़ी है कंपटीशन एग्जाम के लिए या वैसे भी, तो उनको ये चीजें पता होती हैं। जो पहली बार पढ़ा रहा है उसी को यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जैसे पहले भी कहा है लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ बने रहिए। आने वाले जो लेक्चर है उनमें इन्हीं टॉपिकों को बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर में सिर्फ हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई, हम कहाँ तक, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पर पहुंच गए थे। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को समझ लिया था, वर्ब को समझ लिया था, ऑब्जेक्ट को समझ लिया था। अब हम देखते हैं प्रोनाउन। तो भाई ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे ना, इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें प्रोनाउन को बनाना पड़ा। देखिए प्रोनाउन का काम क्या है, प्रोनाउन का काम है कि ये नाउन की जगह पे आता है, मतलब नाउन की जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रोहन हिट्स रिया, तो यहाँ पे हम बोल सकते थे ही हिट्स रिया। तो ये जो रोहन क्या है, एक नाउन, इसकी जगह हमने ही को यूज कर लिया। तो ही क्या है यहाँ पे, ही एक प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पर आकर उसकी तरह काम करता है। वो कौन है, वो प्रोनाउन की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं किसी के बारे में, जैसे रोहन रोहन के बारे में बोला, रोहन इज अ वेरी गुड पर्सन, रोहन इज अ रिच मैन, तो रोहन रोहन वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, इस तरह कुछ बोलते हैं तो बार बार हर सेंटेंस में आपको रोहन सुनने को मिल रहा है। तो ये जो चीज है वो इरिटेट करने लगती है कि हर सेंटेंस की शुरुआत रोहन से हो रही है। आप रोहन के बारे में पता है हमें कि आप रोहन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हर सेंटेंस में रोहन से शुरुआत हो रही है, रोहन रोहन रोहन। मतलब इस तरह का जो जो एक ही नाम बार बार रिपीटेशन होता रहता है, तो वो जो चीज है वो एक इरिटेट करने लगती है। तो इस इरिटेशन से बचने के लिए एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंट्रोड्यूस किया गया, वो क्या थी, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करती है, ये नाउन की जगह पे आ जाती है बस।
नाउन की जगह पे आके इसकी तरह काम करती है। आपको जिसके बारे में बात करना है एक बार बता दो कि हम रोहन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने बात कर दी, हमने जैसे बोल दिया जो बोलने वाला है कि रोहन इज अ वेरी गुड पर्सन। उसके बाद फिर उसकी जगह फिर रोहन यूज नहीं करेगा, फिर प्रोनाउन यूज करेगा। रोहन इज अ इज अ वेरी गुड पर्सन, ही इज अ रिच मैन एंड ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। तो वहां पे फिर बार बार रोहन यूज नहीं करेंगे। तो वहां पे हम फिर एक बार हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया नाउन को, उसके बाद पता है हमें कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी जगह हम सिर्फ प्रोनाउन को यूज करेंगे। तो प्रोनाउन क्या है, ये सिर्फ नाउन की जगह पर आता है और नाउन की जगह नाउन की तरह काम करता है। अब देखिए, हमने देखा था कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक नाउन बन सकता है। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में बात करते हैं वो एक तो लिविंग हो सकती है या नॉन लिविंग हो सकती है। या लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, और नाम जिसका भी है उसके लिए हमने पार्ट ऑफ स्पीच बना कर रखा है क्या, नाउन। अब जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पर आता है और नाउन की तरह ही काम करता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम सब्जेक्ट की जगह भी प्रोनाउन भी रख सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट का काम नाउन और प्रोनाउन ये दोनों कर सकते हैं। सब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन ये दोनों ही सब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी की तरह काम करते हैं। ठीक इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या था, जिस पर जो एक्शन होता था, एक्शन का रिसीवर था जनरली। तो जो भी जिस पर भी एक्शन हो रहा होगा, मतलब जिस पर भी कोई एक्शन हो रहा होगा, तो वो भी चीज कैसी होगी, या तो लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी। जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए, रोहन हिट्स रिया, रोहन ने रिया को मारा। तो ये जो रिसीवर हुआ रिया, ऑब्जेक्ट बना था हमारा, तो ये क्या है, एक लिविंग है, इसका एक नाम है। जब किसी का नाम होगा उसी के बारे में आप बात करते हैं, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से आप एक इंफॉर्मेशन देते हैं जिसके बारे में आप बात करते हैं, तो यानी इनका कोई ना कोई नाम होगा। तो नाम होगा तो जिस कारण ये ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, नाउन होगा। और नाउन होगा तो नाउन की जगह तो प्रोनाउन भी आ सकता है, तो यानी कि ये प्रोनाउन भी आ सकता है यहाँ पे। कहने का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट बनने का काम भी नाउन और प्रोनाउन कर सकते हैं, और सब्जेक्ट बनने का काम भी नाउन और प्रोनाउन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि सब्जेक्ट या तो एक नाउन बन सकता है या एक प्रोनाउन बन सकता है। ठीक इसी तरह ऑब्जेक्ट भी एक नाउन बन सकता है या प्रोनाउन बन सकता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव की। अब एडजेक्टिव की जरूरत हमें क्यों पड़ी? एडजेक्टिव की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि हमें जो है अब जो नाउन प्रोनाउन तो आ गए, जो सब्जेक्ट और हमारे ऑब्जेक्ट बनने लगे, लेकिन इनके बारे में हमें कुछ और विशेषता बतानी है, कुछ विशेषता बतानी है इनके बारे में कि भाई रोहन जो है वो अच्छा है, है ना, या वो रिच है या कुछ और है। तो उसके लिए क्या करें? विशेषता तो नाउन की विशेषता नाउन से तो नहीं बता बता सकते, क्योंकि वो तो फिर एक नाम ही हो जाएगा। अगर वो नाउन की विशेषता नाउन से बता दी तो वो तो सब्जेक्ट बन जाएगा या ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमें जो है उसकी विशेषता बतानी है, तो उसके लिए क्या, हमें एडजेक्टिव बुलाना पड़ा। एडजेक्टिव क्या करता है, इसका सीधी एक जनरल डेफिनेशन, ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की वो विशेषता बताता है। जैसे राम इज अ रिच मैन, तो यहाँ पे राम जिसके बारे में बात हो रही है, वर्ब ये है, और यहाँ पे मैन। अब मैन क्या होगा, ऑब्जेक्ट? नहीं, मैन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मैन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? आपने तो कहा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, और ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? देखिए, मैन यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये इज है ना, ये इज एक लिंकिंग वर्ब है। इज क्या है? इज एक लिंकिंग वर्ब है, जिस कारण मैन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। अब देखिए, राम इज अ रिच मैन, इससे पे सेंटेंस है, मतलब इसमें राम कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा है, सिर्फ राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम एक अमीर आदमी है। तो जिस कारण यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आता क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है। जो लिंकिंग वर्ब क्या करती है,
ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करती है। जो राम है वही तो रिच मैन है, जो राम है वही रिच मैन है, जो रिच मैन है वही राम है। तो सब्जेक्ट को सिर्फ लिंक किया है उसके साथ, कुछ और एक्शन तो इसमें हुआ नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि ये जो है, ये लिंकिंग वर्ब इस राम का स्टेटस बता रही है कि राम जो है वो एक रिच मैन है। इससे हमें एक और चीज पता चली कि वर्ब जो होती है वो एक्शन को बताती है, स्टेटस को बताती है जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करती है, और साथ में ये टाइम को भी बताती है। ये 3 तरह के काम जनरली वर्ब करेगी। अब सर आपने तो बोल दिया यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो? देखिए यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट तो नहीं कहते, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए उसके बारे में हम पढ़ ही लेते हैं। चलिए देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट, इसका भी एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ब्रीफली। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है पूर्ण करना या पूरा करना। तो 2 तरह के जो हैं कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को पूरा करता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट को पूरा करता है। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, अब जैसे सेंटेंस है अजय इज अ टीचर, तो यहाँ पे कुछ एक्शन हुआ क्या? तो यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ। सिर्फ अजय का हमने स्टेटस बताया कि अजय अजय क्या है अभी? अजय एक टीचर है, उसका स्टेटस बताया प्रेजेंट। यहाँ पे बाज भी हो सकता था, तो हम उसका स्टेटस कहाँ पे बताते? पास्ट में बताते। यानी कि हम यहाँ पे जो वर्ब है हमारी वो स्टेटस बता रही है, और स्टेटस बता रही है यानी कि ये जो है सब्जेक्ट को लिंक कर रही है। जो अजय है वही तो टीचर है, और जो टीचर है वही तो अजय है। सिर्फ सब्जेक्ट को पूरा कर रही है, लिंक कर रही है सब्जेक्ट को, जिस कारण ये जो टीचर है ये हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। जब भी जो वर्ब है वो एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है, तब कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऑब्जेक्ट कब आता है? जब वर्ब जो है वो एक एक्शन वर्ब की तरह काम करती है, तब ऑब्जेक्ट आता है। तो ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसका एक और एग्जांपल, जैसे वी आर इंटेलिजेंट, तो वी आर इंटेलिजेंट, वी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, आर यहाँ पे हमारी वर्ब होगी, इंटेलिजेंट यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखिए, हम हैं बुद्धिमान, तो जो हम हैं, जो हम ही तो बुद्धिमान है, और बुद्धिमान है वही तो हम है। ये मतलब समझ रहे हैं आप? जो हम हैं वही बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान है वही हम है। तो ये सब्जेक्ट को सिर्फ यहाँ पे लिंक कर रही है, लिंक करने का काम कर रही है लिंकिंग वर्ब। और जो जनरली जो लिंकिंग वर्ब होती हैं वो हम देख लेते हैं, वो होती है बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म क्या है? बी को जैसे हमने वर्ब में देखा, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म होती है। मेनली ये तीनों फॉर्म होती हैं। तो वर्ब बी की फॉर्म क्या होती है? जैसे प्रेजेंट में इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया। तो ये हो गई बी की फॉर्म प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए वाज हो गया, वर हो गया, क्योंकि हमने देखा जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है पास्ट के लिए काम करती है, और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए काम करती है। लेकिन यहाँ पे वी की फॉर्म जो है फ्यूचर के लिए अलग है, ये प्रेजेंट के लिए है। ये किसके लिए है? प्रेजेंट के लिए है। और फ्यूचर के लिए इसकी जो फॉर्म है वो है विल, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है वीन। तो जब भी ये वी की फॉर्म आती है, और ये वी की फॉर्म क्या करती है? ये 2 तरह का काम कर सकती है। या तो ये हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब कब बनेंगी? जब इनके बाद कोई एक मेन वर्ब आएगी, या फिर ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेंगी, लिंकिंग वर्ब की तरह। और जब ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेंगी, तब क्या ऑब्जेक्ट नहीं आएगा? क्या आएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अजय इज अ टीचर, यहाँ पे इज है, इसके बाद कोई दूसरी वर्ब दिख रही है जिसकी 3 फॉर्म है? टीचर, टीचर को टीचर 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 ऐसा कुछ कह सकते हैं इसकी? तो इसको ऐसा नहीं कह सकते ना, ये तो एक नाम है, मतलब कॉमन नाउन है। तो ये तो नाउन है, तो वर्ब का काम कर ही नहीं सकती है।
और इसके आगे आर्टिकल लगा, ये सब ये आर्टिकल ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद जो एक ना एक नाउन आएगा, क्योंकि आर्टिकल किसी न किसी नाउन के लिए लगाया जाता है उससे पहले। आर्टिकल ए, एन और द, ये 3 तरह के आर्टिकल होते हैं और ये किसी नाउन के लिए लगाए जाते हैं। अजय, अजय एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, और ये नाउन प्रॉपर, कॉमन, ये जितने भी आप ये टर्म सुन रहे हैं, जब ये नाउन हम पढ़ेंगे उन सब में डिटेल में देखेंगे, तो घबराना नहीं है। जैसा मैं पहले ही बोल रहा था, समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो लेक्चर में तो बिल्कुल नहीं घबराना। और अजय, अजय क्या है? अजय भी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो या तो वो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन, तो वर्ब तो यहाँ पे कहीं आ ही नहीं सकती, यानी कि जो इज है वो क्या, मेन वर्ब की तरह काम करती है। और जब ये मेन वर्ब की तरह काम करती है तो ये एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है, और जब ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगी तो ऑब्जेक्ट तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कब काम करती है, जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं, अजय इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए, अजय हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया जी, यहाँ पे अब मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, तो उससे पहले आप देखिए जो उससे पहले कोई वर्ब आ रही है तो यहाँ पे आ रही है, देखिए प्ले, तो प्ले की 3 फॉर्म होती है, प्ले, प्लेड, फ्लेड, तो ये मेन वर्ब है, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगी, और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, तो यानी तो अब ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम नहीं करी, तो यानी कि और इसके बाद जो मेन वर्ब आ रही है वो एक्शन वाली वर्ब है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करी, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो अजय है वो क्रिकेट खेल रहा है। तो जो एक्शन का जो कोई ना कोई रिसीवर होगा, तो अजय प्लेइंग व्हाट, कौन क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो ये यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट देखा हमने। अभी हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखा, ठीक इसी तरह जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, उससे भी हम समझ लेते हैं। तो आपने क्या देखा, बी की फॉर्म जब मेन वर्ब की तरह काम करती है, जब तो ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है, और जब भी लिंकिंग वर्ब आती है तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, सही क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट को पूरा करता है। सेंटेंस देखते हैं, वी इनवाइटेड हिम द चीफ गेस्ट, हमने उन्हें इनवाइट किया, किन्हें इनवाइट किया, द चीफ गेस्ट, हमने उन्हें इनवाइट किया चीफ गेस्ट को। देखिए वी इनवाइटेड, हमने किसको इनवाइट इनवाइट किया, हिम, और हमने इनवाइट किसको किया है, चीफ गेस्ट को, यानी हमने इनवाइट किया है चीफ गेस्ट को, यानी वास्तव में जो हिम है वही तो चीफ गेस्ट है, और जो चीफ गेस्ट है वही हिम है। तो यहाँ पे देखिए वी इनवाइटेड हम, तो वी तो हमारा सब्जेक्ट बन गया, इनवाइटेड तो हमारी वर्ब हो गई, इसकी 3 फॉर्म होती है, वर्ब का एक्शन किस पे, वी इनवाइटेड हुम, किसे इनवाइट किया, हिम को इनवाइटेड किया, तो हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, हमने किसे इनवाइट किया, हिम को, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट की जगह ही तो चीफ गेस्ट है, हिम ही चीफ गेस्ट है और चीफ गेस्ट ही हिम है, यानी कि ये जो है इस ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, चीफ गेस्ट। अब देखिए, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वी इनवाइटेड चीफ गेस्ट, वी इनवाइटेड द चीफ गेस्ट, इसको ऐसा भी कर सकते हैं। बस तो ये बात तो वही है कि जो हिम है वही चीफ गेस्ट है, और जो चीफ गेस्ट है वही हिम, यानी कि ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है कौन, चीफ गेस्ट। तो यहाँ पे ये बताइए आप कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो कौन बनेगा, हिम बनेगा या चीफ गेस्ट बनेगा, कौन बनेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देखिए समझिए, बी इनवाइटेड, तो जो इनवाइट करने का काम किसने किया, यानी कि डूअर कौन है, बी, हम है ना, तो किस पर हुआ ये काम, बी इनवाइटेड हुम, किसको, हिम को इनवाइट किया है, तो ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट पर काम हुआ है। तो देखिए हिम तो बन गया है ऑब्जेक्ट, तो हिम अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो बन नहीं सकता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा कौन, चीफ गेस्ट, सब सॉरी मैं यहाँ पे टर्म सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो चीफ गेस्ट है वो कौन, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। ठीक इसी तरह जो दूसरा सेंटेंस देखिए, सैन सान नेम्ड जॉन द न्यू मैनेजर,
तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सान ने जॉन को न्यू मैनेजर का नाम दिया, मतलब जॉन को न्यू मैनेजर बना दिया है। तो ये मतलब है, जैसे बोलने बोलने में ये क्या है, सान ने नेम किसको दिया, जॉन को। किसका नाम दिया, न्यू मैनेजर का। तो वास्तव में सान ने क्या किया है, जॉन को नया मैनेजर बना दिया। तो सान ने जॉन को नया नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है, न्यू मैनेजर का। तो नाम देने का काम किसने किया, सान ने किया। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। किस पर ये काम हुआ है, जॉन पर। जॉन क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। और ये हमारी वर्ब हो गई। और जो जॉन है वही तो नया मैनेजर बना है, और जो नया मैनेजर है वही तो जॉन है। तो यानी जो नया मैनेजर है वो किसको कंप्लीट कर रहा है, जॉन को, यानी ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। न्यू मैनेजर हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है, सही जो है तीसरा सेंटेंस है, दे चूज द कैंडिडेट हु वाज बेस्ट। दे चूज, उन्होंने चुना उस कैंडिडेट को जो बेस्ट था, सर्वश्रेष्ठ था। दे चूज द कैंडिडेट हु वाज बेस्ट, दे चूज द कैंडिडेट। तो ये हमारा वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट, क्योंकि चुनने का काम दे ने किया है, और ये चुनने का काम किस पे हुआ है, कैंडिडेट पे हुआ है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। हु वाज बेस्ट, हु कौन है यहाँ पे, हु वाज बेस्ट। चलिए इस सेंटेंस से आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। उससे पहले हम वापस चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, फिर इस पे हम दोबारा वापस लौट के आते हैं। देखिए, नाउन क्या था, जो जो भी नाम है वो नाउन है, और जो नाउन की जगह पे आकर नाउन की जैसा काम करे वो प्रोनाउन है। और जो इन दोनों की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसका एग्जांपल भी हमने देखा था, राम इज अ वेरी रिच मैन। तो यहाँ पर राम की विशेषता किसने बताई, रिच ने। राम कैसा आदमी है, राम आदमी है। मैन, मैन तो यहाँ पे नाउन हो जाएगी, और राम भी यहाँ पे नाउन है। राम कैसा आदमी है, अमीर आदमी है। इस राम की विशेषता बता, तो ये कहाँ, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसको छोटा सेंटेंस हम इस तरह कर सकते हैं, राम इज रिच, राम इज अ रिच मैन। तो यहाँ पर भी जो रिच जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, वो मैन की विशेषता बता रहा है। और जो मैन है वही तो राम है, और जो राम है वही तो मैन है। यानी कि इस सब्जेक्ट को पूरा कौन कर रहा है, मैन। जिस कारण ये मैन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, जिसका इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। और इस मैन की विशेषता किसने बताई, रिच ने। तो रिच यहाँ कौन कौन बन गया, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका एक और देख लेते हैं, आई एम मैरिड। देखिए, तो मैं हूँ शादीशुदा, मैरिड। तो ये जो मैरिड है वो किसकी विशेषता बता रहा है, वो आई की विशेषता बता रहा है। जो आई है वही तो मैरिड है, और जो मैरिड है वही तो आई है। और तो इससे ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एम है वो यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, और मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है। तो जो मैरिड है वो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, एड एडजेक्टिव। इससे ये पता चलता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो कोई नाउन भी बन सकता है। सबसे पहले जो प्रेफरेंस होगी वो नाउन की। अगर नाउन नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में एडजेक्टिव एडजेक्टिव भी क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कहते हैं, सर यहाँ पे आपने इसको मेन वर्ब कैसे कह दिया, इसको, इसको, क्योंकि इसके बाद तो जो मैरिड है वो तो एक वर्ब है। मैरिड जो है वो एक वर्ब है, क्योंकि इसकी 3 फॉर्म होती हैं और एक वर्ब है। तो इसके बाद तो मेन वर्ब तो इसको बनना चाहिए, ये हेल्पिंग वर्ब बनना चाहिए, और ये सब्जेक्ट बनना चाहिए। इस हिसाब से तो ये होना चाहिए। आप तो यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं,
एडजेक्टिव बोल रहे हैं। तो देखिए, ये जो मेरिट है ये थर्ड फॉर्म है, और जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो वर्ब की तरह और एडजेक्टिव दोनों की तरह जनरली काम कर सकती है। वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम कर सकती है। और यहाँ पे देखिए एम है, तो एम के बाद कभी थर्ड फॉर्म कब आ सकती है, जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तभी आ सकती है। और पैसिव वॉइस बनेगा तो यहाँ कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे तो सेंटेंस यहीं पे खत्म हो गया, सेंटेंस यहीं पे खत्म हो गया। आई एम मेड, मेरी शादी कराई गई, कुछ इस तरह का सेंस निकलता है पैसिव में। जब हम पैसिव में देखेंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, और अगर हम एक होते हैं एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। कुछ उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम इसी लेक्चर में ले लेंगे, तो अभी इसको यहाँ पे होल्ड करिए। अभी इसी लेक्चर में हम उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेंगे एक्टिव वॉइस ऑफ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। वर्ब क्या होती है, वर्ब जो एक्शन को बताए, स्टेटस को बताए, साथ में टाइम भी बताए, वो हमारी वर्ब होती है। एडवर्ब क्या होती है, अब देखते हैं एडवर्ब। तो देखिए, जिस तरह से नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा था, उसी तरह से अब देखिए हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है वर्ब की विशेषता बताने की। तो अब वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव वैसे नाउन की विशेषता बताता है, लेकिन नाउन की जगह तो प्रोनाउन हम यूज करते हैं, तो इस कारण वो प्रोनाउन की विशेषता भी बता देता है एडजेक्टिव। वर्ब क्या होती है, अब वर्ब की विशेषता बतानी, तो इसके लिए एक और नई पार्ट्स ऑफ स्पीच इंट्रोड्यूस की गई, एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्या करता है, ये वर्ब की विशेषता भी बता देता है, और कभी कभी हमें एडजेक्टिव की विशेषता भी बतानी पड़ती है, तो ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बता देता है एडवर्ब। तो वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ये तीनों की विशेषता बता देता है। एग्जाम्पल देखना है, चलो ठीक है देख लेते हैं। तो सेंटेंसेस, सी स्पीक्स लाउडली, तो यहाँ पे देखिए, उसने तेज, वह तेज बोलती है, वह तेज बोलती है। तो ये वह, ये तो बोलने का काम कर रही है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। बोलने का काम कौन कर रहा है, कौन कौन कर रही है, सी कर रही है। और वो कैसी बोल रही है, तेज बोल रही है। तो ये जो तेज बोल रही है, तो ये तेज बोल रही है, ना कि ये इसकी विशेषता बता रही कौन। तो ये लाउडली जो है वो इसकी विशेषता नहीं बता रहा, वो बता रहा है इसकी, वो कैसा बोल रही है, तेज बोल रही है। इसकी विशेषता बता तो कुछ इस तरह का होता है ना कि वो अच्छी है, बुरी है, नाइस, बैड, ये तो कुछ इस तरह की विशेषता होती है अगर इसी की विशेषता बता दूं। लेकिन ये जो है तेज बोल रही है, तो ये बोलने का जो काम है उसकी विशेषता बता रही है लाउडली। तो लाउडली यहाँ पे एडवर्ब होगा, शी स्पीक्स लाउडली। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना सेंटेंस में, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। देखिए, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट का होना, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए ही। कुछ सेंटेंस होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जब हम ये वर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे तो इन्हें बहुत डिटेल में देखेंगे, जहाँ पे आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब देखने को मिलेंगी, जो अपने साथ कुछ जो अपने साथ वर्ब ऑब्जेक्ट रखती हैं, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखती हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ना, तो एक ही लेक्चर में सब कुछ नहीं बता सकते, तो कुछ उन लेक्चरों के लिए भी छोड़िए। तो यहाँ पे हम सबका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो ये हमने एडवर्ब देख लिया। ठीक इसी तरह एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की भी विशेषता बताती है। इसके एग्जाम्पल भी हम अब वहीं पे देख लेंगे, किसमें, वर्ब में और एडवर्ब में। चलिए इसका एक सिंपल सा जो है एग्जाम्पल दे ही देता हूँ मैं आपको। जैसा ये है, राम इज अ रिच मैन, जो हमने अभी देखा था। तो यहाँ पे जो मैन है वही राम है, जो राम है वही मैन है, क्योंकि इज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर, इसका नहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन है तो ये क्या, एक नाउन। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, रिच, कैसा मैन है, अमीर आदमी है भाई। तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर एक और सेंटेंस बने, राम, तो ये भी क्या था, यहाँ पे नाउन था, और ये राम ही तो मैन था। राम इज अ वेरी रिच मैन,
तो यहाँ पे देखिए जो राम है वही मैन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन नाउन है। ये क्या बन जाएगा, राम हमारा सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ये है तो एक नाउन है, सब्जेक्ट बनेगा। ये मेन वर्ब की तरह वी की फॉर्म जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, ये वर्ब होगी लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। ये कैसा आदमी है भाई, अमीर आदमी है, इसने इसको क्वालिफाई कर दिया तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये वेरी वेरी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि अमीर तो है लेकिन बहुत अमीर है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है रिच की। अमीर तो है, अमीर तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे बता रहे हैं बहुत अमीर है, तो ये अमीर होने की विशेषता बता रहा है, बहुत ज्यादा अमीर होने की विशेषता। तो ये क्या हो, ये यहाँ पे एक एडवर्ब की तरह काम करेगा। कुछ लोगों को ये चीजें अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, जिस तरह से मैं सेंटेंस को ब्रेक कर रहा हूँ। कुछ दिन आप मेरे साथ बने रहेंगे, जब एक के बाद एक सीरियल वाइज से आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप भी बहुत आसानी से जो सेंटेंस है उनको ब्रेक कर पाएंगे। धीरे धीरे सब कुछ हम सीखेंगे। फिर वही बात, एक वीडियो लेक्चर में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, तो साथ में बने रहना है और सीरियल वाइज जो है वीडियो को देखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने एडवर्ब भी समझ ली, उसके बाद देखते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या करती है, प्रोपोजिशन का इसकी एक जनरल डेफिनेशन दे दूं तो मैं कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है, तो प्रोपोजिशन के सहारे जोड़कर हम वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे कि हम इसी में देख लेते हैं, एक इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए तो एग्जांपल है, राम गो टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड्स। राम स्कूल जाता है उसके दोस्तों के साथ, ये एग्जांपल है। तो राम जाने का काम कौन कर रहा है, राम सब्जेक्ट हो गया, जाने का काम हो रहा है तो वर्ब हो गया। गो टू स्कूल, कहाँ जा रहे हैं भाई, राम गो टू, कहाँ पे जा रहे हैं, ये स्कूल जा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं, हाँ ये ऑब्जेक्ट, ये पूरा होगा, टू स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो होगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होगा ये आपको आगे जाके पता चलेगा जब हम वर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि गो जो है वो कैसी है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखती है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसा कि वो, चलो ठीक है वो सब आ ही गया इस सेंटेंस में, इंट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखती, जिस कारण हमें यहाँ पे टू लगाना पड़ रहा है। तो राम गो टू स्कूल विथ हिज, तो यहाँ पे विथ क्या है, विथ एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है साथ में। तो जब प्रपोजिशन होता है उसका भी एक ऑब्जेक्ट होता है। प्रपोजिशन लगाई किस लिए जाती है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इन्फॉर्मेशन किसकी देंगे, या तो जिस जो आपको चीज दिखती है, जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसी की इन्फॉर्मेशन देंगे ना, उसी के बारे में बात करेंगे। तो यानी कि वो कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगी। तो और हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम जो प्रपोजिशन लगाएंगे, और ऐसा हो सकता है कि प्रपोजिशन लगाएं और उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन आए ही ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बात ही ना करें, सिर्फ प्रपोजिशन लगा के यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा सकते ना सेंटेंस का। प्रपोजिशन लगाई है तो उसकी क्यों लगाई है, उसके पीछे तो उसकी वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, तो वो इन्फॉर्मेशन नाउन या प्रोनाउन होगी, तो यानी कि उसका कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो प्रपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है जो भी या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब देखिए विथ हिज फ्रेंड, तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ, फ्रेंड्स नाउन है, कॉमन नाउन है, हर फ्रेंड को फ्रेंड कह सकते हैं। हिज क्या कर रहा है, हिज ये पोजेशन बता रहा है किस पे, फ्रेंड्स पर, किसका, राम का। तो ये अपने में से थोड़ा डीप में हो जाएगा, डीप में इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हिज है वो एक एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी फ्रेंड्स, राम के फ्रेंड, और यहाँ पे एक प्रोनाउन की तरह भी काम कर रहा है, वजह से प्रोनाउन की तरह भी। तो ये थोड़ा डीप में हम चले जाएंगे, तो अभी हम इसको होल्ड करते हैं, क्योंकि हमें जो बाकी लेक्चर है वो बाकी लेक्चर में हम धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि वहां पे हम एक एक कड़ी को जोड़ते हुए चलेंगे। ये थोड़ा डीप में भी हो जाएगा, आपको अब समझ में भी नहीं आएगा, जो न्यू बंदे यहाँ पे देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसको अभी यहाँ पर रहने देते हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, हम प्रपोजिशन देख रहे थे। प्रपोजिशन, तो यहाँ पे प्रपोजिशन किस लिए लगाते हैं, जनरली डेफिनेशन क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जोड़ने के लिए। देखिए ये सेंटेंस जो है यहाँ तक कंप्लीट था,
यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं। राम गो टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। हमें कोई एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो स्कूल तो जाता है लेकिन अपने दोस्तों के साथ जाता है। तो विथ हमने एक प्रपोजिशन लगाया विथ और उसके साथ वो इन्फॉर्मेशन देती विथ हिज फ्रेंड, बस। तो ये प्रपोजिशन का काम रहता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक प्रपोजिशन लगाएंगे, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो दे देंगे नाउन प्रोनाउन के रूप में। उसके बाद देखते हैं हम कंजंक्शन। कंजंक्शन ये जोड़ने का काम करता है। किन को जोड़ने का काम करता है? जोड़ने का काम करता है दो से ज्यादा वर्ड्स हों, शब्द हों, फ्रेजेस, दो से ज्यादा फ्रेज हों और क्लोज हों, इन तीनों को अगर जोड़ना है तो हमें क्या बीच में क्या लगाना पड़ेगा? कंजंक्शन। जैसे हम बोलते हैं ना, एक सेंटेंस है राम एंड श्याम गो टू स्कूल, राम एंड श्याम गो टू स्कूल। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। दो से ज्यादा का मतलब मेरा था कि एक अकेले इस वर्ड को तो जोड़ ही नहीं सकते ना, उसे जोड़ने के लिए एक और वर्ड तो चाहिए। तो दो वर्ड या उनसे ज्यादा वर्डों को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए ही चाहिए। तो ये राम और श्याम इन दोनों को जोड़ दिया। तो किससे जोड़ा? एंड। एंड क्या है यार? एंड यहाँ पे एक कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन से हम जोड़ते हैं। कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड्स, दो फ्रेज और दो क्लोज। अब ये फ्रेज हमने देखा था क्या वर्ड्स का समूह है, और जब इनके साथ सब्जेक्ट और वर्ब आ जाती है वर्ब के समूह के साथ, तो वो क्लोज कहलाने लगता है। आगे हम इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। तो चलिए हम कंजंक्शन तक आ गए। इंटरजेक्शन क्या है? जो, अब देखिए हम कागज पेन पर अपने सेंटेंस तो लिख देते हैं लेकिन हम वो किस फीलिंग में लिख रहे हैं ये कौन बताएगा? फीलिंग तो हम इसमें शो नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए जो इंटरजेक्शन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे हम एक फीलिंग के द्वारा, जहाँ पे हम जैसे इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये है एग्जांपल, जैसे हरी, तो यहाँ पे ये मार्क लगा हुआ रहता है। तो ये मार्क क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ पे जो इंटरजेक्शन है, ये हरी का हरी जो है वो एक इंटरजेक्शन है। हरी वी आर गेटिंग लेट, जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं। तो ये फीलिंग को बता रहा है कि हम जल्दबाजी की जो फीलिंग है, तो ये इस तरह रहता है। तो अभी हम इन सभी एग्जांपल पर आएंगे और उनको ब्रेक भी करेंगे। उससे पहले हम जो सेंटेंस हमने रोका था उसे समझ लेते हैं। तो हमने इस सेंटेंस को होल्ड पर रखा था, चलिए अब इसको समझते हैं। दे चूज द कैंडिडेट हु वाज बेस्ट। ठीक है, अब इसको समझने से पहले एक बात और समझ लीजिए। देखिए, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता जिसकी कोई वर्ब ना हो, और ऐसी कोई वर्ब नहीं हो सकती जिसका कोई सब्जेक्ट ना हो। अगर सब्जेक्ट आया है तो उसके लिए कोई ना कोई वर्ब आई होगी, और अगर कोई वर्ब आई है तो उसके लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट आया होगा। ये याद रखना है, और हम आगे जाके जो आगे वाले वीडियो लेक्चर होंगे वहां पे भी हम इसको देखेंगे। इसमें इसका यूज है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, दे चूज द कैंडिडेट हु वाज बेस्ट। देखिए दे कहाँ है? दे क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, और चूज क्या है? वर्ब। चूज करने का काम किया है, क्या चूज करने का काम किया है? कैंडिडेट को। दे चूज द कैंडिडेट, कैंडिडेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ये दा भी बता रहा है क्या कि आने वाली जो आगे जो चीज होगी एक नाउन या प्रोनाउन आएगा, जिस उसी के लिए ये लगा हुआ है। और यहाँ पे ये बता रहा है हु वाज बेस्ट। दे चूज द कैंडिडेट हु वाज बेस्ट, उन्होंने उस कैंडिडेट को चुना जो सर्वश्रेष्ठ था। देखिए यहाँ पे फिर एक वर्ब है, ये वर्ब है तो इसका कोई ना कोई अपना सब्जेक्ट होगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? ये हु है। हु वाज बेस्ट। अब देखिए ये यहाँ पे क्या काम कर रही है? एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, वाज है, इसके बाद कोई मेन वर्ब है नहीं। हु वाज बेस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। और ये क्या है? हु की बेसिस से बता रहा है। हु कैसा है? बेस्ट है। जो हु है वही तो बेस्ट है, और जो बेस्ट है वही तो हु है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। बेस्ट है एक एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। देखिए, एक होता है नाम और एक होता है काम। नाम है इसका एडजेक्टिव, और एक काम किसकी तरह कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। ये है वाज। वाज क्या है? एक बी की फॉर्म है,
और यहाँ पे काम किसकी तरह कर रही है, एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। हु क्या है, हु जो है एक प्रोनाउन है जो किसी की जगह यूज करते हैं, हम नाउन की जगह यूज करते हैं। तो हु एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है एक नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए। ठीक है, ऐसे ये जो वर्ब है तो इसके लिए सब्जेक्ट की तरह काम कौन कर रहा है, तो देखिए दो वर्ब हैं, दो सब्जेक्ट तो बराबर है। हर वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया और हर सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमने ये देखा था कि दो वर्ड, दो से ज्यादा जो वर्ड का समूह बनेगा, मतलब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का समूह फ्रेज कहलाता है। और फ्रेज के साथ अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो वो एक क्लोज कहलाने लगता है। यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे वर्ब आ गई, तो दे चूज द कैंडिडेट, ये क्या बन गया, एक क्लोज बन गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या बन गया, क्लोज बन गया। हु वाज बेस्ट, तो यहाँ भी सब्जेक्ट है वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब आ गया तो क्या बनेगा, क्लोज बनेगा। तो ये एक अलग क्लोज बनेगा। और अभी हमने देखा था कि कोई भी दो वर्ड्स हो, फ्रेज हो या क्लोज, अगर उनको साथ में मिलाना है तो एक कंजंक्शन हमको चाहिए, कंजंक्शन हमको चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन आया क्या, इन दो क्लोजों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन कहाँ है, कहाँ है कंजंक्शन। तो जो हु जो है वो एक यहाँ पे प्रोनाउन की तरह भी काम कर रहा है और कंजंक्शन की तरह भी। तो हु जो दो तरह काम कर रहा है, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये एक प्रोनाउन है तो कर सकता है, और इन दोनों क्लोजों को जोड़ भी रहा है, यानी कि ये इंटर सॉरी कंजंक्शन की तरह भी काम कर रहा है, जिस कारण ये दोनों क्लोज जो है आपस में जुड़े हुए हैं। और ये हमारा एग्जाम्पल कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में था। तो इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का देखिए, दे चूज द कैंडिडेट हु वाज बेस्ट, जिस कैंडिडेट को चूज किया है वही तो बेस्ट है। ये हु किसके लिए आया है, इसी के लिए तो आया है, जिस कैंडिडेट को चूज किया है वही तो बेस्ट है। जो कैंडिडेट है वही हु है और जो हु है वही कैंडिडेट है। हु यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा, हु बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कौन बन सकते हैं, या तो नाउन, नाउन बन सकते हैं, तो नाउन की जगह तो हम प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, प्रोनाउन, या कौन बनेंगे, या एडजेक्टिव। ये तीन ही तो हैं जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैंडिडेट को। कैसे कैंडिडेट, दे चूज द कैंडिडेट, दे चूज द कैंडिडेट, कौन से कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जिसे उन्होंने चुना था। तो वास्तव में इस हु की जगह इस पूरे क्लोज को रखा जा सकता है। तो ये हु जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे कैंडिडेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वैसे देखा जाए तो इस पूरे क्लोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थोड़ा डीप में चले जाएंगे, आपको समझ में आता है, ठीक है, नहीं इसको छोड़ दीजिए, इसको घबराना नहीं है। जैसे ही हम जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे, हमारे टॉपिक होंगे, वीडियो लेक्चर होंगे, उनमें बहुत डिटेल में समझेंगे। जो समझ सकते हैं समझ लीजिए, क्योंकि जो नए बंदे होंगे उनको ये थोड़ा अजीब लगेगा, जबकि जो जिन्होंने पढ़ी भी होगी इंग्लिश उनके लिए भी लगेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। तो ये जो है क्या, एक क्लोज है, तो यहाँ पे ये क्लोज क्या कर रहा है, इस हु की जगह आ रहा है, और हु क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सब्जेक्ट एक नाउन बन सकता है और एक प्रोनाउन, या तो सब्जेक्ट नाउन बनेगा या प्रोनाउन। तो यानी कि ये जो क्लोज है ये एक नाउन क्लोज की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे क्लोज का टाइप है क्लोज, जिस क्लोज फ्रेज ये जिसकी तरह काम कर देते हैं ये वो उसी की तरह कहलाने लगते हैं। ये यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, और सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन। तो इसे आप नाउन क्लोज कह सकते हो, सब्जेक्टिव क्लोज कह सकते हो। ये आपकी शायद ऊपर से जा रहा होगा, मैं जानता हूँ, तो घबराना नहीं है, क्योंकि आगे भी जाके हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम क्लोज के बारे में और ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखेंगे।
तो उसमें भी ये देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं, अब इसको यहीं पे होल्ड करते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे समझ में नहीं आया हो तो घबराना नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज़ जो है समझ में आ जाएगी। तो ये थोड़ी डीप में थी। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो इसको हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। अब हम देख लेते हैं अभी तक हमने क्या-क्या देखा हुआ। हमने देखा हुआ है सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, और बात किसके बारे में करेंगे, जो चीज़ लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी, उसी के बारे में बात करें। और अगर लिविंग या नॉन लिविंग है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, यानी कि वो नाउन होगी। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो नाउन बन सकता है, और जो नाउन बन सकता है तो नाउन की जगह पे जो आता है और उसकी तरह काम करता है वो प्रोनाउन होता है, यानी कि वो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। और एक और डेफिनेशन देखी थी हमने, जो एक्शन का डूअर होता है, जो वर्ब का जो एक्शन की जो वर्ब आती है उसका जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बन सकते हैं, और ये जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस का डूअर होता है। वर्ब क्या करती है, वर्ब हमने देखा था, ये टाइम को बताती है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कब की है, साथ में ये एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और ये स्टेटस को भी बताती है जब ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है। जब लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है तब ऑब्जेक्ट नहीं आते, तब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट आते हैं उस टाइम। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये होता है वर्ब का रिसीवर, एक्शन का रिसीवर। और एक्शन का रिसीवर कौन, जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वर्ब तो टाइम बताती है, बाकी हम इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जिसके बारे में बात करेंगे, बात जिसका नाम होगा उसी के बारे में बात करेंगे, तो यानी कि एक नाउन बन सकता है ऑब्जेक्ट। नाउन बन सकता है, नाउन की जगह तो हम प्रोनाउन भी यूज करते हैं, तो प्रोनाउन भी एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। ये होता है क्या, रिसीवर होता है, डूअर सब्जेक्ट। फिर देखा हमने क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब वर्ब एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है, स्टेटस बताती है, सब्जेक्ट को लिंक करती है, तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जो आएंगे या तो वो नाउन हो सकते हैं या एडजेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस रहती है नाउन की। अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए, तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, और उसके बाद कोई नाउन है तो फिर वो नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगी। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक इसी तरह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थे, ये ऑब्जेक्ट को पूर्ण करते थे, ये हमने देखा भी था। तो वहां भी एक नाउन और एडजेक्टिव और प्रोनाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। फिर हमने देखा प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या करती है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम जोड़ते हैं, और किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जोड़ना है तो उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन बतानी होगी। वो इन्फॉर्मेशन बतानी है तो यानी कि उसका कोई नाम होगा, तो उस यानी प्रोपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। कंजंक्शन जो दो वर्ड, दो फ्रेज, दो क्लोज को जोड़ दे या इनको जोड़ने का काम करे, वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। तो ये हमने अभी तक देख लिया। अब हम